वेलकम टू एवरीबॉडी। जैसा कि कल ही बता दिया गया था कि अब जो है पैसिव वॉइस का एक्सेप्शन पढ़ना है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में जितने भी रूल थे वो सब समाप्त हो गए। अब असर्टिव सेंटेंस में हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेप्शन, यानी एक्सेप्शन जो पढ़ेंगे है तो पैसिव वॉइस का, लेकिन पैसिव वॉइस में किसका, ये अगर जानना चाहते हैं तो बता देते हैं कि ये पैसिव वॉइस में जो एक्सेप्शन पढ़ेंगे अब असर्टिव सेंटेंस का है। तो अब इनका परिवर्तन हम कैसे करें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स देख रहे हैं हम कितना ज़्यादा मतलब उत्सुक हैं एक्सेप्शन पढ़ने के लिए, कि वो यही मानते हैं कि हमें पैसिव वॉइस तो आते रहते हैं लेकिन एक्सेप्शन है क्या। शायद आते भी उनको कुछ लोगों को, लेकिन जानते नहीं उनको। उनके लिए भी अच्छा है कि कम से कम आज जान जाएंगे, और जिनको नहीं आते हैं वो आराम से आज सीख लेंगे तो उनको भी आने लगेगा। नहीं, हर प्रकार से केवल स्टूडेंट्स का लाभ ही लाभ है। तो आइए इस आज लाभ को देखते हैं कि किस प्रकार से प्राप्त करना है सबको। बस पूरे एकाग्रता के साथ देखना है कि एक्सेप्शन को लोग कठिन क्यों माने। भाई क्यों माना जाए, है भी नहीं, एक भी कठिन नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से देखना है और सिंपल है भी। असर्टिव सेंटेंस का एक्सेप्शन पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं रूल नंबर 1 को। सबसे पहले 1 ही देखा जाता है, नो प्रॉब्लम। तो रूल नंबर 1 को देख रहे हैं कैसे क्या करना है। इसमें कह रहा है कि अगर वाक्य में कांटेन आया हो, इंटरेस्ट आया हो, क्या क्या दिया, कांटेन और इंटरेस्ट, 2 पॉइंट हैं यहाँ पर। भाई इसको कठिन मान के नहीं चलना है, अगर मानते रहे हैं तो आज से नहीं मानेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा है, कांटेन और इंटरेस्ट। अब जैसे यहाँ पे कांटेन लिख दिया गया और इंटरेस्ट लिख दिया गया, तो कुछ लोग इसी रूल को बनाएंगे कांटेन्ड, यानी सेकेंड फार्म या फिर थर्ड फार्म कहें कांटेन्ड ऐसे करके, और बनाएंगे इंटरेस्टेड, कुछ इस प्रकार से बनाएंगे और कहेंगे कि होता तो कांटेंट है ना, लेकिन यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है। अच्छा, सब कुछ भूल जाइए, पूरी बातें भूल जाइए, सिर्फ नए सिरे से देखते हैं। अगर वाक्य में कांटेन या इंटरेस्ट दिया हो तो प्रीपोजिशन बाई का नहीं, आगे नहीं बताएंगे, नहीं बताया जाएगा, बाई का नहीं बल्कि इन का प्रयोग करते हैं। अभी तक जितने भी पैसिव वॉइस के एग्जाम्पल किए, रूल किए, सब में केवल एक ही प्रीपोजिशन आता रहा है जिसका नेम था बाई। और अब जो है अगर कांटेन या फिर कांटेंट कहें, इंटरेस्ट या इंटरेस्टेड कहें, अगर ये आ जाए तो फिर प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग नहीं करना है, किसका प्रयोग करने वाले हैं, इनका। बस हो गया एक। तो इसमें क्या था, कुछ नहीं, केवल प्रीपोजिशन का महत्व था कि सबसे मेन पॉइंट इस पे था कि अगर कांटेन और इंटरेस्ट आता है तो बाई नहीं लगाना है, इनका प्रयोग करना होगा। ऐसा कई बार देखा गया, स्टूडेंट्स को क्या करते हैं कि अगर इस तरह के पैसिव वॉइस दिए गए तो उनकी एक ही आदत होती है, बड़े हंसते हुए लगा देते हैं बाई। बाई लगा के ऐसे खुश हो जाते हैं जैसे उन्होंने सही किया हो, लेकिन जब कॉपी चेक होती है तो उनका गलत होता है और फिर वो लोग दुखी हो जाते हैं कि ऐसा क्यों। तो दुखी नहीं होना है, सिर्फ देखना है कि ऐसा क्यों। तो आइए देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है दिस बॉक्स कंटेन्स मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। यहाँ पर पॉइंट अब हमारा बना है कांटेन का। अब इससे पहले ये जान लेते हैं कि कई बार बताया अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले उसको चिन्हित करें कि कौन क्या है। एक सीक्वेंस लेके चलना है, क्योंकि कौन सा सेंटेंस चल रहा है, असर्टिव सेंटेंस में एक सीक्वेंस हुआ करता है। कैसा सीक्वेंस, एक बार फिर से देखते हैं कौन सा सीक्वेंस है। ये दिस बॉक्स यहाँ पर सब्जेक्ट है, कंटेन्स मेन वर्ब है, तभी तो यस यस लगा है। यस यस किस में लगाया जाता है, मेन वर्ब में। फिर लिखा है मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स, बहुत सी सुंदर वस्तुएं। क्या इसका अर्थ बहुत सी सुंदर वस्तुएं हैं, तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। कुछ लोग इसको कहो मेनी को ऑब्जेक्ट मान के चलें, ब्यूटीफुल को अलग ऑब्जेक्ट मान के चलें, थिंग्स को, तो ऐसा नहीं, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। ध्यान देना होगा इस पे, क्योंकि अर्थ क्या निकलने वाला है, यह बॉक्स बहुत सी सुंदर वस्तुओं को सम्मिलित करता है। कांटेन का हिंदी अर्थ होता है सम्मिलित करना। कांटेन को हिंदी में क्या बोलेंगे, सम्मिलित करना, ये भी जान लीजिए। तो क्या बताया गया कि यह बॉक्स बहुत सी सुंदर वस्तुओं को सम्मिलित करता है। प्रश्न ये उठता है कि क्या सम्मिलित करता है, तो स्टूडेंट्स उत्तर देंगे। अगर पूछा जाए कि यह बॉक्स क्या सम्मिलित करता है तो उत्तर देंगे बहुत सी सुंदर वस्तुएं। अब ये जो क्या का प्रश्न उठाया है, इस प्रश्न में क्या छिपा है देखते हैं।
जब किसी भी सेंटेंस में प्रश्न क्या उठाया जाए, क्या का जो आंसर आता है, रिप्लाई आता है, वही ऑब्जेक्ट होता है। अब बात समझ में आ गई होगी कि ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने। तो कैसे पहचानेंगे, उस सेंटेंस में क्वेश्चन उठा देंगे, क्या का क्वेश्चन उठाएं और उसका जो आंसर आएगा वही ऑब्जेक्ट होता है। तो अब समझ गए होंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है। तो बस अब इसको हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखिए कैसे बनने वाला है। एक रूल था, सिंपल रूल, जिसको मंत्र बोला गया, कि कैसे बनाने वाले हैं। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। तो आइए ऑब्जेक्ट उठा लाइए इधर। तो ऑब्जेक्ट इधर आ गया, मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। ये ऑब्जेक्ट जो था बन गया सब्जेक्ट, बहुत सी सुंदर वस्तुएं। अब कंफ्यूज नहीं होंगे स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट को पहचानने में। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत आए तो थोड़ा सा अर्थ निकालना सीखें, और अर्थ निकालने के साथ साथ ही क्वेश्चन उठा दें, क्या का या किसे का। अगर सजीव ऑब्जेक्ट है तो किसे का उठाएं, निर्जीव ऑब्जेक्ट है तो क्या का उठाएं। तो निर्जीव ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, वस्तुएं निर्जीव होती हैं ना, तो निर्जीव ऑब्जेक्ट में क्या का क्वेश्चन उठाएंगे, अगर आंसर जो आएगा वही पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बनेगा, चाहे छोटा हो या बड़ा, वही ऑब्जेक्ट है। अब मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट बना। और याद करिए उन पुरानी बातों को कि जब यस या यस आ जाए, याद तो होगा ही सबको कि जब यस या यस आ जाता है तब पैसिव वॉइस बनाने में क्या करते थे। यस या यस जब आता था तो पैसिव वॉइस बनाने में क्या लगाया जाता था, हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर। याद आ गया ना, क्या लगाते हैं, इज एम आर। लेकिन पॉइंट ये है कि जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, ये देखिए प्लूरल है, तो प्लूरल में फिर आर का प्रयोग करेंगे। क्या किया जाएगा, आर लगाएंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, रूल को देखते जाइए, सिंपल रूल जो लिखा है सबके पास उसको देखना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या पॉइंट किया गया था, कॉन्टेन को। तो कॉन्टेन का थर्ड फॉर्म बनेगा कॉन्टेन्ड। इसके बाद फिर क्या किया जाता था, प्रीपोजिशन बाय लगाया जाता था। लेकिन आज सिचुएशन ये है कि प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि कॉन्टेन आया, और जब जब कॉन्टेन आए तब तब इन का प्रयोग करना है। तो इसके बाद लग जाएगा इन, और प्रीपोजिशन जब बाय लगाया जाता था, आज इन लगाया गया है। उसके बाद क्या लगाया जाता था, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, और आज भी प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर दिस बॉक्स जो है सब्जेक्ट है, ये इधर आएगा और बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये रहा अब तक का पहला एग्जाम्पल। अर्थ क्या था जो पढ़ चुके पहले ये, अब इसका अर्थ देखना है। बहुत सी सुंदर वस्तुएं इस बॉक्स में सम्मिलित की गई हैं, इस तरह से की जाती हैं। ता है ती है लेके चलेंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो क्या देखा गया स्टूडेंट्स के द्वारा, देखिए सिंपल रूल आना चाहिए, क्योंकि कई बार बताया गया, हर बार लिखा भी गया था, इस बार नहीं लिखे, लेकिन स्टूडेंट्स को आना चाहिए। यस से यस आ जाए तो इज एम आर करते हैं, वो भी दिखाया गया, और किस तरह से परिवर्तन हुआ है। कॉन्टेन आया तो प्रीपोजिशन क्या लगा दिया गया। इन एक और है, अभी इंटरेस्ट का देख लेते हैं, इंटरेस्ट का एग्जाम्पल देखते हैं। लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या है कि चिन्हित करेंगे, दिस बॉक्स सब्जेक्ट है, यस से यस किस में आता है, मेन वर्ब में, और इसके बाद ये है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए दो क्वेश्चन उठाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ना दो। तो उनमें से अगर सजीव मतलब सजीव है तो प्रश्न किसे उठाएंगे, किसे, और अगर निर्जीव है तो प्रश्न क्या उठाएंगे ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए। यहाँ पर मी मतलब मुझे, मतलब सजीव, तो किसे। ऑब्जेक्ट मिल गया, अब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो रूल क्या था, सिंपल रूल, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का सब्जेक्ट सबको आता होगा, आई लगाते हैं, और जब यस से यस आता है तो पैसिव वॉइस बनाने में हेल्पिंग वर्ब क्या लाते थे, इज एम आर लाएंगे। तो आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, एम का। आई के साथ क्या लगाएंगे, एम का। इसके बाद रूल में लिखा है, सिंपल रूल में, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इंटरेस्ट का थर्ड फॉर्म ये लिखा, देखिए पहले से ही, इंटरेस्टेड, पहले से लिख दिया गया था इंटरेस्टेड। और इसके बाद सिंपल रूल क्या कहता था, पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, फिर आई या सेस दिखाई दे तो आई के साथ एम लगा देते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और इसके बाद फिर प्रीपोजिशन बाय लगाते थे। लेकिन अब इंटरेस्ट है यानी इंटरेस्टेड है, तो इसके बाद प्रीपोजिशन इन लगाएंगे, और इनके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करने वाले हैं। तो दिस बुक जो है सब्जेक्ट था, इधर आएगा तो बन जाएगा ऑब्जेक्ट, इस तरह से। तो ये बन गया पैसिव वॉइस अब तक दूसरे एग्जाम्पल का। एक्सेप्शन का रूल नंबर 1 फिनिश हो गया, समाप्त हो गया। स्टूडेंट से ये देखा कि कॉन्टेन और इंटरेस्ट के साथ प्रीपोजिशन बाय नहीं
इनका प्रयोग करते हैं। मेन पॉइंट ये था। तो इस पर क्या देखा गया मेन पॉइंट इनका, इनको देखना था खास हमें, नोट्स अच्छी से बनाते चलें और इसको देखते भी चलें। अब जब रूल नंबर 1 हो गया है तो अब बात कर लेते हैं रूल नंबर 2 की। लेकिन इससे पहले ज़रूर एक बात कहेंगे कि अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं और उनका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें। अगर सीक्वेंस पे देखते हैं तो अच्छा समझ में आने वाला है, नहीं तो ये बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इसका एक कारण है, इस पर सिंपल रूल नहीं लिखा गया है, मंत्र नहीं लिखा गया है। अगर मंत्र नहीं आता है तो बिना मंत्र के कुछ नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि पार्ट, इसके पहले के पार्ट ज़रूर देखें, अगर वो आएंगे तभी ये आएगा। और जिन्होंने सीरियल से देखना आरंभ किया है, देखते चले आए हैं, उनको तो बड़ा आनंद आ रहा होगा कि कैसे क्या है। तो चलिए अच्छी सी बात पे रूल नंबर 2 देख लेते हैं क्या है। अगर वाक्य में नो या ओब्लाइज, 2 पॉइंट, एक बार नो आ जाए मतलब कह रहे हैं, और ओब्लाइज आ जाए, कौन कौन से, नो और ओब्लाइज दिया हो तो प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से देखना, ना तो बाई का करेंगे ना तो इनका। जब नो और ओब्लाइज दिया हो तो वहाँ पर प्रीपोजिशन आने वाला है टू। इस बार प्रीपोजिशन कौन सा आएगा, टू आएगा। तो बस पॉइंट क्या था, नो और ओब्लाइज के साथ किसका प्रयोग करते हैं, टू का। अब बनाते हैं इसका एग्जाम्पल को देखते हुए पैसिव वॉइस। आई डू नॉट नो गांधी जी। ये देखिए, अब इस पर एग्जाम्पल पर ना जाइए, इस पर एक निगेटिव बनाने के लिए कर दिया, इसलिए नहीं जाना क्योंकि गांधी जी को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं सब। इस पे एग्जाम्पल ऐसे कर दिया गया है, लिख दिया गया है, तो उस पर ये ना सोचना कि बताओ गांधी जी को नहीं जानते, ऐसा नहीं है। गांधी जी को सबको ही जानता है कि एग्जाम्पल को निगेटिव बनाने के लिए ऐसा किया गया है, ठीक। बाकी और कुछ नहीं, गांधी जी को बच्चा बच्चा जानता है। तो देखिए इस पे यहाँ पर आई क्या है, सब्जेक्ट है, डू हेल्पिंग वर्ब है, ये नॉट है, बताया गया था नॉट कहाँ आता है, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के पहले, और गांधी जी यहाँ पर बन रहे हैं ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए पैसेज बनाने में क्या किया जाता है, गांधी जी को इधर लाएंगे, नहीं गांधी जी को नहीं लाना है, ऑब्जेक्ट को लाना है, और ऑब्जेक्ट में जो हो उसको लाना है, और इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये गांधी जी इधर आके बन जाएंगे सब्जेक्ट। और इसके बाद ये बताया गया था कि अगर यस या यस आ जाए, डू या डज आ जाए, तो पैसिव वॉइस बनाने में इज एम आर लगाते हैं। तो यहाँ पर डू आया है तो इज एम आर लगाएंगे, तो गांधी जी एक वचन के हैं, इसलिए इज लगा दिया जाएगा। नॉट दिया है तो नॉट लगा दीजिए। फिर इसके बाद सिंपल रूल में बताया गया था वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो नो का थर्ड फॉर्म होता है नून, और यही अभी थोड़ी देर पहले बताया गया कि नो हो या ओब्लाइज हो प्रीपोजिशन लाते हैं, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ही प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो नो के साथ किसको लगाना होता है, टू को, और इसके तुरंत बाद लगाते हैं सब्जेक्ट। ये देखिए एस मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो आई का ऑब्जेक्ट स्टूडेंट सब जान चुके हैं क्या होता है, मी। इस तरह से इसका भी पैसिव वॉइस बनने वाला है। तो बना लेंगे अब सब लोग ऐसे करके ना, बनाना कुछ नहीं है, सिर्फ वही है, सेम बनेगा, लेकिन यहाँ पे इन पे अंतर है, इनको लर्न करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को। कैसे लर्न होगा, एग्जाम्पल्स भी करते रहें, कुछ लर्न भी करते रहें, दोनों तरह से जल्दी लर्न हो जाएगा। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं उसको कैसे बदलना है। उसने कहा ना कि अगर नो आ जाए ओब्लाइज आ जाए, तो एक ओब्लाइज का देख लेते हैं। ही विल ओब्लाइज मी, एस मतलब सब्जेक्ट है, सबसे पहले सीक्वेंस सबको आने लगा होगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, और फिर आता है ऑब्जेक्ट। पैसेज बनाने में क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, मी का बताया गया पहले भी, और एक बार फिर से मी का सब्जेक्ट होता है आई, और जब विल या सैल आए तो उनके साथ पैसिव वॉइस में क्या लगा देते हैं, बी, अभी बताया गया था। तो आई के साथ वैसे आता है सैल, आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, सैल। आई और वी के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, सैल का किया जाता है। तो आई आया तो सैल लगा देंगे, और पैसिव वॉइस बनाने में इनके साथ लगता है बी, तो बी लगा दिया गया। फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो ओब्लाइज है, ओब्लाइज का थर्ड फॉर्म बनता है ओब्लाइज्ड। फिर बताया गया जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो इसके बाद प्रीपोजिशन लगाया जाता है, और ओब्लाइज के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाने वाले हैं, टू, और टू के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो ये बन जाएगा हिम, इस तरह से। तो अभी तक एक्सेप्शन में रूल 2 देखे गए, रूल नंबर 2 तक देख लिया। तो इनको अगर अच्छे से आने लगे हैं तो फिर आगे बढ़ जाते हैं, और उसमें बढ़ने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं कि जब हम पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे असर्टिव सेंटेंस,
तो उनमें जितने भी रूल्स किए, एग्जाम्पल्स किए, किसी में भी डबल ऑब्जेक्ट नहीं आए, यानी दो ऑब्जेक्ट नहीं आए। और अब जो एक्सेप्शन का नाम दे रहे हैं, बाकी एक्सेप्शन है नहीं, इसको इसलिए नाम दे रहे हैं क्योंकि एक्सेप्शन को स्टूडेंट जो है बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, इसलिए इन सेंटेंसों को जो अगला रूल बनने वाला है एक्सेप्शन के रूप में, उसको एक्सेप्शन में ही रखेंगे, है नहीं लेकिन एक्सेप्शन में रख देंगे, तो उसको अच्छे से स्टूडेंट्स पढ़ेंगे और फिर अच्छे से सीख लेंगे, क्योंकि इनको लोग कम कर पाते हैं, यानी बहुत कम कर पाते हैं। क्यों कम कर पाते हैं इसको आज देख लेते हैं, इसका कारण क्या है। तो सबसे पहले रूल नंबर 3 को देखते हैं कि उस पर लिखा क्या है और उसी के हिसाब से बदलते हैं। चलिए देखते हैं। कह रहा है ऐसे सेंटेंस, ध्यान से पढ़ना है, ऐसे सेंटेंस जिनमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं। कितने ऑब्जेक्ट? दो। बताया ना अभी कि दो ऑब्जेक्ट वाले अभी तक स्टूडेंट्स ने एक भी एग्जाम्पल नहीं किए हैं, तो वही देखा जा रहा है, दो ऑब्जेक्ट होते हैं। ऐसे सेंटेंस जिनमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका पैसिव वॉइस कुछ इस प्रकार बनाते हैं। अच्छा, जैसे इसमें कह दिया कुछ इस प्रकार बनाते हैं, तो इस प्रकार का मतलब क्या है? चलिए अच्छा उसी को देखते हैं, मैं डर ना जाया करूं। कुछ इस प्रकार बनाते हैं, यही तो लिखा है ना, लिखने पर कुछ नहीं। अब इस प्रकार को अब हम दिखाते हैं किस प्रकार, बस पॉइंट क्या है, इस प्रकार को इस प्रकार बनाते हैं। देखिए कैसे, पहले देख लो कि इस पे डबल ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, उनको पहले देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं सब्जेक्ट, फिर ये क्या है, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। भाई देखो, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएंगी, इसीलिए तो हेल्पिंग वर्ब नहीं इस सेंटेंस में। पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट है और इसके बाद फिर से ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, इस पर डबल ऑब्जेक्ट है। ही गेव मी आरूपी, मी भी ऑब्जेक्ट है, आरूपी भी ऑब्जेक्ट है। ठीक इसी प्रकार एस है सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है सेकेंड फॉर्म है, दिम भी ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट से पाला पढ़ने वाला है स्टूडेंट्स का। तो जब दो ऑब्जेक्ट हो तब किस तरह से बनाते हैं, उन सभी तरीकों को देखते हैं। ये सेंटेंस एक नहीं, दो नहीं, 3 प्रकार से बनने वाला है और तीनों स्टूडेंट्स को सीखना होगा। अब तीनों को बनाने के बाद ध्यान से देखना है, तीनों को बनाने के बाद ये भी जानना होगा कि इन तीनों में कौन सा बनाना उचित रहेगा, यानी बोर्ड पेपर में या किसी भी पेपर में कौन सा तरीका हम बनाएं कि अच्छा रहेगा। इसलिए देखना पड़ेगा अंत तक कि कौन सा हम पेपर में बना के आएँ और कौन सा नहीं। बनना 3 प्रकार से, देखिए जब डबल ऑब्जेक्ट आ जाए तो 3 प्रकार से बने, क्योंकि उसने कहा कुछ इस प्रकार थे, इसीलिए तो इसका मेथड नहीं लिखा गया, क्योंकि 3 प्रकार से बनाना है और तीनों को अच्छे से दिखाएंगे। 2 एग्जाम्पल हैं, बड़े अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और इसके बाद पेपर में कौन सा बना के आना है, क्योंकि तीनों तो बना के आएंगे नहीं, पहले ही बताया कि ज़्यादा भौकाल नहीं दिखाना है, एक बना के आएंगे। और वो कौन सा बना के आएंगे देखते हैं। चलिए पहले देखते हैं डबल ऑब्जेक्ट। चलिए अगर यहाँ पर मी लिखा है, ये मी ऑब्जेक्ट भी है, अगर इसको हम इधर लाते हैं तो मी का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, आई। मी का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, आई। याद करिए बताया गया था कि अगर सेकेंड फॉर्म आ जाए तो सेकेंड फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब लाते हैं, वाज या वर। तो आई के साथ लगता है वाज, आई के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। फिर इसके बाद क्या लगाया जाता था, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद लग गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फिर इसके बाद याद ये करना है कि जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती रही है तो वहाँ पर उसके तुरंत बाद लाते थे प्रीपोजिशन, लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसीलिए इसके एक्सेप्शन में रखा है कि कुछ हट के है, सबसे हट के बन रहा है। आई वॉज गिवन, तो क्या कहा गया कि जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती तो वहाँ पर लाते हैं प्रीपोजिशन, लेकिन इस सेंटेंस में ऐसा नहीं, क्योंकि डबल ऑब्जेक्ट। जब डबल ऑब्जेक्ट हों तो उनमें से जो ऑब्जेक्ट बच जाए, जैसे यहाँ पे मी को ले आए, सब्जेक्ट बना लिए, ए रूपी बच गया, तो जो बचता है उसको तुरंत लगाते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद। तो ए रूपी आ गया। देखते जाना है कैसे, क्या कहा गया कि अभी तक जब देखते थे तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद प्रीपोजिशन लगाते थे, लेकिन अब प्रीपोजिशन नहीं लगाना है क्योंकि डबल ऑब्जेक्ट है। और जब डबल ऑब्जेक्ट हो तो जो ऑब्जेक्ट बचता है उसको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लगाएंगे। अब इसके बाद लगाया जाएगा प्रीपोजिशन, तो गिव के साथ प्रीपोजिशन आता है बाई, और बाई के बाद फिर लगाएंगे सब्जेक्ट का
ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है ही का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हिम। शायद इस बात को समझ गए होंगे कि पॉइंट क्या था, जब डबल ऑब्जेक्ट दिए हों तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करना है, जो ऑब्जेक्ट बच जाए उसका करना है। तो एक बार स्टूडेंट्स ने ये देखा कि मी के हिसाब से बनाया गया, कि मी के हिसाब से बनाए तो ऐसे बना। अब बनाते हैं इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ए रूपी के हिसाब से। तो ए रूपी इधर आएगा और ये बन जाएगा सब्जेक्ट। क्या बन जाएगा? इसके बाद जब सेकेंड फॉर्म आ जाए, इसको देख के चलना, ये वाले को, ये देखिए, जब सेकेंड फॉर्म आ जाए तब वाज और वर लाते हैं। एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो वाज लगा देंगे। तो ए रूपी वाज, और फिर लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो गिव का थर्ड फॉर्म होता है गिवन, गिव, गेव, गिवन। बताया गया कि जब डबल ऑब्जेक्ट हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करना है, जो ऑब्जेक्ट बच जाए उसी का प्रयोग करेंगे। तो इस बार ऑब्जेक्ट कौन सा बचा है? मी बच गया, तो मी लगा देते हैं। और फिर इसके बाद लगाएंगे बाई, बाई के बाद सब्जेक्ट क्या था? ही, उसका ऑब्जेक्ट क्या लगाएंगे? हिम। ये रहा अब तक दूसरा तरीका। अब देखते हैं इसका तीसरा तरीका। तीसरा तरीका देखते हैं कैसे बनने वाला है इसको। तीसरा तरीका कैसे देखते हैं, इसको भी बनाएंगे ए रूपी से। किससे बनाना है? ए रूपी से। तो ए रूपी इधर आएगा, ये बन जाएगा सब्जेक्ट। और बताया गया जब सेकेंड फॉर्म हो तो एक वचन के साथ यस से यस लगाते हैं, तो यहाँ पर लग जाएगा वाज। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? थर्ड। और थर्ड के बाद फिर लगा देंगे टू, और फिर लगा देंगे मी, फिर लगाएंगे बाई, और फिर हिम। क्या अंतर रहा तरीका में? सेकेंड और थर्ड में अंतर क्या रहा कि इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी सजीव वाले इनडायरेक्ट कहे जाएंगे और निर्जीव वाले डायरेक्ट कहे जाएंगे। फिर से सुनना है, जो सजीव है उनको इनडायरेक्ट बोलना है। तो क्या देखा गया? ए रूपी वाज गिवन टू। तो ये जो मी है, सजीव वाले ऑब्जेक्ट है, इनके पहले किसका प्रयोग करना है? टू का। यानी जो सजीव है उनके पहले टू का कर सकते हैं। फिर मी लगा दिया, जो बचा है ऑब्जेक्ट, यही तो बचा था। फिर बाई, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो अब मेन पॉइंट ये आता है कि पेपर में हम कौन सा बनाएंगे। तो पेपर में या तो पहला तरीका बनाएं या तो तीसरा, सेकेंड ना बनाएं। सेकेंड वाला कभी भी ना बनाएं, सही वो भी है लेकिन इसका प्रयोग ना करें कभी भी। फर्स्ट बनाएं ये वाला, आई वाज गिवन अ रूपी बाय हिम, या फिर अ रूपी वाज गिवन टू मी बाय हिम। तो कौन कौन सा बनाएंगे? या तो फर्स्ट या तो थर्ड। अब इसको देख लेते हैं, डबल ऑब्जेक्ट इसमें भी हैं, इसको कैसे बनाने वाले हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ये, चलो इसके हिसाब से बनाएं, फिर इसके हिसाब से बना लेंगे। तो देम जो है ऑब्जेक्ट है, तो देम अगर ऑब्जेक्ट है तो देम का सब्जेक्ट क्या बनने वाला है? दे। क्या बनेगा? दे। और बताया गया जब सेकेंड फॉर्म आ जाए तो सेकेंड फॉर्म में स्टूडेंट्स को बताया गया था कि पैसेज बनाने में हेल्पिंग और कौन कौन से आती हैं? वाज या वर आती हैं। तो दे के साथ क्या आने वाला है? वर, प्लूरल है ना, वर आएगा। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टाट थर्ड फॉर्म ही है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, सेम है। देवर टाट। बताया गया कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद प्रीपोजिशन आता था, लेकिन जब डबल ऑब्जेक्ट हैं तो उनमें से बचा वाला ऑब्जेक्ट लाएंगे इंग्लिश। इंग्लिश इधर आ जाएगी, फिर इसके बाद बाई लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या बनता? देख लीजिए, आई है ना, सब्जेक्ट ग्रुप में आई है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? मी। फिर इसके बाद दूसरे ऑब्जेक्ट के हिसाब से बनाते हैं, वो कैसे बनने वाला है? तो दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश को पहले ले आएंगे, तो इंग्लिश पहले आ गया। अब इंग्लिश सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के साथ सेकेंड फॉर्म को देखते हुए वाज लगाएंगे। अगर बहुवचन होता, प्लूरल होता तो वर लगा दिए, सिंगुलर है तो वाज लगा दिए। फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो अब लग जाएगी टाट। और टाट के बाद बचा हुआ ऑब्जेक्ट, जैसे होता है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बचा हुआ ऑब्जेक्ट लगाते हैं जब डबल ऑब्जेक्ट दिए हो। तो कौन सा बचा है इस बार? इंग्लिश पहले आ गई तो देम बचा है, देम लगा दीजिए। और देम के बाद क्या करना होगा? बाई और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तीसरा तरीका फिर से एक बार देख लेते हैं। तीसरा तरीका क्या था कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट होता है, सजीव वाला ऑब्जेक्ट होता है, कहने का मतलब, तो फिर उसके पहले टू भी लगा सकते हैं और नहीं भी, यानी टू लगा भी सकते हैं और नहीं भी। पर स्टूडेंट्स को बता दिया कि अगर ये डबल ऑब्जेक्ट वाले आते हैं, या तो पहला तरीका बनाएं ये वाला, या तो तीसरा, अर्थात टू के साथ ही बनाएं। किस में टू लगाना है? सजीव वाले ऑब्जेक्ट में।
सजीव वाले ऑब्जेक्ट के पहले टू का प्रयोग कर सकते हैं, बाकी नहीं। तो बस इनको अगर ध्यान से देख लिए हैं तो पक्का कर लेंगे। और डबल ऑब्जेक्ट वाले स्टूडेंट को कम से कम 5 एग्जाम्पल आज करने होंगे अपनी एक्सरसाइज किसी भी बुक से। अगर करते हैं तो सही रहेगा, बहुत अच्छा सीख जाएंगे। इसके बाद एक्सेप्शन अभी शेष हैं, चलते रहेंगे और आगे भी देखेंगे।